जब उसकी इकोनॉमी इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही थी, और ये तक कहा जा रहा था कि जो एशिया की अगली सुपर पावर है वो पाकिस्तान है, जबकि इंडिया और चाइना उस समय बैकफुट पर चले गए थे। 9/11 का वो वाला ट्विन टावर्स के ऊपर किया गया अटैक, जिसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। और ये जो ओसामा बिन लादेन था, जब इसके पाकिस्तान के कनेक्शन सामने आए, पाकिस्तान को यूएसए ने ये जो इतनी एड दी, जिसके चलते पाकिस्तान आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता, सैडली ये कभी पाकिस्तान के आम लोगों तक। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक आदमी जो आर्मी में सर्व करता है, जिसे एक स्टाइपेंड मिलती है जिससे उसका घर चल सके, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो कि बेरोजगार है, जिसके पास ना के बराबर पैसा है, और जितना भी उसके पास पैसा है वो भी उसने इधर उधर से जुगाड़ कर लिया है अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, और वो उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करने के बजाय, उसे सेव करने के बजाय घंटा घड़ियाल हरकतें करने लग जाए, तो आपके दिमाग में और किसी की फिगर बने या फिर ना बने, पर अपनी फिगर जरूर बनेगी। अब ये जो मैंने बात कही, इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज आप इस दुनिया में अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो जो ऐसी हरकतें करता है, बल्कि आपके पीछे पूरे का पूरा एक देश अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार की तरह खड़ा है। एंड वो देश है हमारा पड़ोसी मुल्क हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने 14 अगस्त 1947 को ऑफिशियली अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर किया, यानी कि इंडिया से एक दिन पहले। एंड उसके ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने भी अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर कर दिया और कॉलोनियल रूल से फ्री हो गए। और ये जो दो नए देश बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एशिया की ऐसी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को होल्ड करते थे कि उस समय की जो दोनों महाशक्तियां थी, सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों ही चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इनके खेमे में चले जाएं। अब अगर आज के सिनेरियोज की बात की जाए, तो वो वाला देश पाकिस्तान, जिसे यूएसए और यूएसएसआर दोनों चाहते थे ये उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, इतने ज्यादा बुरे इसके हाल हो चुके हैं कि ऑन पेपर्स तो ये डेमोक्रेसी है, बट अगर इन रियलिटी देखा जाए तो ये जो कंट्री है, इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसको इस देश की ही आर्मी डिक्टेट करती है। और यहाँ के जो लोग हैं अपनी सरकार और अपने देश से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि द डॉन के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग साल 2023 का जो पहला ही क्वार्टर था, उसमें 4,25,000 पाकिस्तानीज पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2023 में ही लगभग 8,60,000 पाकिस्तानीज ने अपने देश को छोड़ दिया, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और एक बेटर लिवलीहुड के लिए। आज पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बुरी तरह से सफर कर रही है कि यहाँ पर लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी जो डेली नीड्स की आइटम है उन्हें परचेज कर सके। 2022 में आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानीज आटे की लाइन में लगे हुए थे, एक दूसरे की दाढ़ी खींच रहे थे ताकि आटा मिल सके। इस देश की इकोनॉमी और जीडीपी तो सफर कर ही रही है, साथ ही साथ इस देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन को रीपे करने की तलवार भी लटकी हुई है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बांग्लादेश, जो कि 1971 में पाकिस्तान से ही अलग होके बना और जो पाकिस्तान से कई गुना छोटा है, जहाँ की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कई गुना कम है, वो देश बांग्लादेश आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अब पाकिस्तान के साथ आज जो ये हो रहा है, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आपको सुनकर हैरानी हो सकती है कि एक टाइम था जब जो पाकिस्तान है वो इकोनॉमिकली और मिलिटरली इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही थी और पाकिस्तान के जो वेपन्स थे मिलिट्री के, वो भी इंडिया से ज्यादा एडवांस थे, जैसे कि F-16 फाइटर जेट्स और आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम जैसी बंदूक। अब देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंडिया से बेटर परफॉर्म करना या फिर पाकिस्तान का डिफेंस इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग होना, ज्यादा एडवांस होना, ये पाकिस्तान के अकेले के बस की बात नहीं थी। इसमें अगर पाकिस्तान को किसी ने आशीर्वाद उस समय दिया था तो वो आशीर्वाद दिया था यूएसए ने। अब देखिए, शुरुआत से ही पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे थे कि मई ऑफ 1954 में दोनों देश म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जिसके चलते जो यूएसए कंट्री है वो पाकिस्तान की आर्मी को मिलिटरली ट्रेन करेगा। और इसी म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट के चलते यूएसए जो है वो पाकिस्तान को एडवांस वेपन भी सप्लाई करने वाला था। और कुछ समय बाद जो पाकिस्तान है वो SEATO यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बनता है। उसके बाद जब कोल्ड वॉर चली हुई थी, तब भी जो ये पाकिस्तान कंट्री है, इसने यूएसए की काफी ज्यादा हेल्प की थी यूएसएसआर को डिस्टेबलाइज करने में। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और यूएसएसआर जब तक 15 देशों में फ्रेगमेंट नहीं हो चुका था, तब वहां के जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स थे, जैसे कि किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान,
इनको जाकर पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने प्रोवोक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने वहां पर ये वाला नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग मुस्लिम्स हो, आप कहाँ कम्युनिस्ट के अंडर रह रहे हो, आप लोग तो अपने लिए एक सेपरेट नेशन डिजर्व करते हो। तो इस तरह से यूएसए की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था पाकिस्तान यूएसएसआर को डिस्टेबलाइज करने में। 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर याद कीजिए, जिसमें बांग्लादेश करके हमने एक नया देश बना दिया। उसमें भी पाकिस्तान की यूएसए ने काफी ज्यादा हेल्प की। पाकिस्तान ने जैसे ही यूएसए को कहा कि आप हमारी इस वॉर में हेल्प कीजिए, तो उस समय यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे थे कि यूएसए ने अपनी नेवल फ्लीट नंबर 7 को इंडिया के लिए रवाना कर दिया, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। तब उस समय इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट लियोनिड ब्रेजनेव से हेल्प मांगी कि यूएसए की ये जो नेवल फ्लीट नंबर 7 आ रही है न्यूक्लियर हथियारों से लैस, इस अटैक को वेंडलाइज करने में हमारी हेल्प कर दीजिए। तब यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन्स भेजी और यूएसए का ये जो अटैक था इसे वेंडलाइज कर दिया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। और आज जो आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि तालिबान ने वहाँ पर अपनी रेजिम को इस्टेब्लिश कर दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं यूएसए और पाकिस्तान का ही हाथ है। देखिए, इससे पहले काफी ज्यादा लंबी वॉर लड़ी यूएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट, क्योंकि जो यूएसए था वो चाहता था कि यहाँ से तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है इसे खत्म कर दिया जाए और वहाँ पर एक यूएसए की वसाल जो रेजिम है उसे एस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो इसमें भी पाकिस्तान ने यूएसए की काफी ज्यादा हेल्प की, उनको अपने एयरबेस दिलाकर, जहां से वो अपने एयरक्राफ्ट्स के थ्रू डायरेक्टली अफगानिस्तान में घुसकर अटैक कर सके। और पाकिस्तान ने ही काफी ज्यादा हेल्प की है यूएसए की आर्मी को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसाने के लिए। जबकि ये जो तालिबान है, जिसके अगेंस्ट यूएसए ने इतनी लंबी वॉर लड़ी और अपने इतने जो सोल्जर्स है उनको वहां पर अफगानिस्तान में मरवा दिया, इतने सारे जो इनोसेंट अफगानी सिविलियंस है उनको भी इस वॉर में झोंक दिया, इसे खड़ा भी पाकिस्तान और यूएसए ने ही किया था उस समय यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान यूएसए के लिए कर रहा था, इस सबसे पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस इतने ज्यादा फॉस्टर हो जाते हैं कि यूएसए पाकिस्तान को एड के ऊपर एड दिए जा रहा था। ये शायद एड पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा होगी कि इतना सारा पैसा देखकर शायद पाकिस्तान खुद परेशान हो गया होगा। और 1980s में पाकिस्तान का गोल्डन एरा शुरू हो जाता है, जब उसकी इकोनॉमी इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही थी और ये तक कहा जा रहा था कि जो एशिया की अगली सुपर पावर है वो पाकिस्तान है, जबकि इंडिया और चाइना उस समय बैकफुट पर चले गए थे। तो अब आप सोचोगे कि ऐसी किसकी नजर लग गई पाकिस्तान और यूएसए की इस जय वीरू वाली दोस्ती को, कि जो यूएसए 1951 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान को $67 बिलियन की एड दे चुका है, वो आज पाकिस्तान को लोन देने के लिए भी मना कर देता है। तो अब समझते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस डिटेरियोरेट हुए और किस तरह से पाकिस्तान एज अ कंट्री आज इतनी बुरी तरह से सफर कर रही है। तो पाकिस्तान और यूएसए की ये जो जय वीरू वाली दोस्ती है, इसके डिटेरियोरेशन का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन था 9/11 का वो वाला ट्विन टावर्स के ऊपर किया गया अटैक, जिसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। और ये जो ओसामा बिन लादेन था, जब इसके पाकिस्तान के कनेक्शन सामने आए, अब देखिए, बेशक ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान वाले कनेक्शन सामने आ चुके थे, बट स्टिल यूएसए ने पाकिस्तान को एड देनी बंद नहीं की, बिकॉज यूएसए उस समय तालिबान के इशू में फंसा हुआ था और अफगानिस्तान में उसे पाकिस्तान की हेल्प की जरूरत थी। तो जो यूएसए था उसने पाकिस्तान को एड देनी बंद नहीं की और यूएसए पाकिस्तान से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हम इन्हें एड दे रहे हैं, जो हम इन्हें पैसा दे रहे हैं, उससे ये हमारी हेल्प करेंगे ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने की, ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने की। बिकॉज यूएसए को कहीं ना कहीं शक था कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपकर बैठा है। बट पाकिस्तान इतना चालाक देश है कि वो यूएसए से पैसे भी ले रहा था और उल्टा यूएसए को टोपी भी पहना रहा था। 2 मई 2011 को जब यूएसए ने ओसामा बिन लादेन का टिकट काटा, तब जाकर इस पूरी दुनिया को ये पता चला कि जो ओसामा बिन लादेन है वो अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि ये भाई साहब पाकिस्तान के ही एबटाबाद में दुबक के बैठे हैं। पाकिस्तान इतना ज्यादा चालाक है कि शायद उन्हें पहले ही पता था कि अगर हम ओसामा बिन लादेन को अभी ही यूएसए को हैंड ओवर कर दें, तो ये जो एड मिल रही है, ये जो पैसा मिल रहा है, इसे ढूंढ निकालने का, ये मिलना बंद हो जाएगा। एंड एट द एंड जब पाकिस्तान को लगा कि अब ओसामा हमारे किसी काम का नहीं है, तो शायद पाकिस्तान ने ही यूएसए को ये इंटेल दी होगी और ओसामा का थैंक यू करवा दिया। पाकिस्तान के आज ये जो हाल है कि इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से सफर कर रही है, इतने सारे डेट स्पेंडिंग है, लोग अपने ही देश को इस तरह से खाली कर रहे हैं
जैसे अर्जुन कपूर की मूवीज आने पर लोग सिनेमा हॉल्स को खाली करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जितनी एड यूएसए पाकिस्तान को दे रहा था, तो भाई प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को यूएसए ने ये जो इतनी एड दी, जिसके चलते पाकिस्तान आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता, सैडली ये कभी पाकिस्तान के आम लोगों तक पहुंची नहीं। इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, इनके कर्नल्स और बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स खा गए और खाकर पीछे डकार तक नहीं ली। कमर जावेद बाजवा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के प्रीवियस जनरल रह चुके हैं, इनके भाई है सलीम बाजवा। इनकी यूएसए में खुद की एक पिज्जा की फ्रेंचाइजी है, पापा जोन्स पिज्जा करके। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक आदमी जो आर्मी में सर्व करता है, जिसे एक स्टाइपेंड मिलती है जिससे उसका घर चल सके, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया जो उसने एक पूरी पिज्जा की फ्रेंचाइजी ही खरीद ली। और ये जो पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स होते हैं या फिर रिटायर्ड कर्नल्स होते हैं, इनका आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी यूएसए, यूके और कनाडा जैसे देशों में भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एसेट्स पाए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान में बैंक्स, बेकरीज, ऐसी चीजों को भी ओन करती है। और तो और जो पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिसर्स है, जो या तो इन सर्विस है या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के 7% प्राइवेट एसेट्स को ओन करते हैं। पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं या फिर जो इन सर्विस जनरल्स होते हैं, उनके पास 240 एकड़ की भी प्रॉपर्टीज होती है, जिसका जो प्राइस है वो करोड़ों में है। अब कौन से देश की आर्मी इतनी अमीर होती है, या फिर कौन से देश की आर्मी अपनी आर्मी के जो पर्सनल्स है उनको इतना ज्यादा प्रिविलेज देती है कि वो फार्मलैंड्स भी परचेज कर सके, वो भी 240 एकड़ के, जिसकी वैल्यू करोड़ में होती है। पाकिस्तान की ये जो आर्मी है, इसने इसके जो लोगों की एड थी उसका तो सुपड़ा साफ किया ही किया, उसको तो वेस्ट किया ही किया। साथ में जो बची कुची एड थी, जो कि करप्शन से बच गई थी, उसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय एंटी इंडिया एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। जैसे कभी कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई एक्टिविटी प्रमोट कर दी, या फिर कभी खालिस्तान मूवमेंट को प्रोवोक कर दिया, या फिर कभी इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक करवा दिया। और आज पाकिस्तान के जो पाले हुए टेररिस्ट है वो पाकिस्तान का ही खून निकाल रहे हैं। ये वो वाले टेररिस्ट है जिसे एक बारी को पाकिस्तान ने तैयार किया था इंडिया का खून निकालने के लिए। एक और रीजन जो पाकिस्तान के डाउनफॉल का है वो है रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन है कि आए दिन वहां पर न्यूज सामने आती है कि आज इस मंदिर को वेंडलाइज कर दिया गया, या फिर आज इस चर्च को तोड़ दिया गया, या फिर आज इस गुरुद्वारे को वेंडलाइज कर दिया गया। जबरदस्ती दूसरे रिलीजन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। भाई जब आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, तो जो टूरिज्म है, जो कि लिटरली आज की डेट में हर एक देश के लिए हथियार बन चुका है पैसा कमाने का, वो टूरिज्म आपके देश में कैसे प्रमोट होगा? जब आप औरों के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, औरों के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जो लोग उस कल्चर या फिर उस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं वो तो आपके पिछवाड़े के ऊपर लात मारकर दूसरी कंट्रीज में घूमने जाएंगे ही। अभी 2022 में ही पाकिस्तान में जो हिंगलाज माता का मंदिर था उसे भी वेंडलाइज कर दिया गया। और अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आपके देश में जो ये इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है उससे आप बाहर कैसे आएंगे, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जवाब होता है, एंड वो जवाब है साडे कोल न्यूक्लियर बम है। अब आने वाले टाइम में मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर यूएसए सैंक्शंस लगा के इनके जो न्यूक्लियर बम्स है उन्हें सीज कर दें। तब अगर इनसे पूछा जाएगा कि अब आप कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करोगे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर सारे पाकिस्तानी कुछ ऐसा बोलेंगे, बॉब्जी द किंग, या किंग यार, किंग कर लेगा यार, किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा यार, किंग को ये। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला टॉपिक क्या कवर किया जाए। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एंड आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।